गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। और एक बार हम पुनः अपने विषय वस्तु को लेकर क्रमागत रूप से संविधान के क्लास को लेकर, और मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। मैं लगातार आपको एक महीना से यूट्यूब पर ले रहा हूं लेक्चर, और जैसा कि बीच बीच में हम लोग को इंट्रोडक्शन देना रहता है अकॉर्डिंग टू अनअकैडमी रूल एंड रेगुलेशन। तो 2-3 शब्दों में कि मैं दिल्ली गया था आईएएस की तैयारी करने मुखर्जी नगर में, और मैं 2005 सितंबर में गया था, और फिर मैं 2011 तक यूपीएससी की एग्ज़ाम और झारखंड पीसीएस, बीपीएससी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश पीसीएस, इन तमाम तरह के परीक्षाओं में शामिल हुआ, पीटी मेंस इत्यादि में। और उसके बाद जब आईएएस का अटेम्प्ट समाप्त होने के बाद जब उसमें अंतिम सफलता नहीं मिली, तो मैंने दिल्ली के लगभग सभी प्रतिष्ठित संस्थाओं में वहाँ आईएएस के लिए भी पढ़ाया और एसएससी के लिए भी पढ़ाया। पुनः आप मुझे वर्तमान में ज्ञान आईएएस के डायरेक्टर के रूप में देख सकते हैं, ज्ञान आईएएस मेरा इंस्टीट्यूट। फिर उसके बाद आप मुझे देख सकते हैं ज्ञान जीएस क्लासेस, जो बैंक, एसएससी, रेलवे, उसके 4-5 ब्रांच हैं। फिर उसके बाद एक मेरे पास ब्रांच है ज्ञान सीबीएसई का, जिसमें सीबीएसई के छात्रों को पढ़ाया जाता है। और इस प्रकार से और मैं एक और दिल्ली के प्रतिष्ठित कोचिंग का फ्रेंचाइजी होल्डर भी हूँ। तो वो आईएएस का है, जिसका मुखर्जी नगर से सीधे सेटेलाइट क्लास मेरे इंस्टीट्यूट में चलता है। और इस प्रकार तमाम अनुभवों को लेकर खुद 2010 से लेकर 2020 तक पढ़ाई के रूप में हूँ। आप मुझे देख सकते हैं ज्ञान आईएएस यूट्यूब चैनल पर भी, मेरा यूट्यूब चैनल भी ज्ञान आईएएस का है। और उसके बाद फिर आप हमसे मिल सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9708457183। आप कभी भी मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। 9708457183। अब मैं जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का क्लास ले रहा था, बहुत बेहतर क्लास चल रहा था, समन्वय के साथ चल रहा था। मैं चाहूँगा कि उस क्लास को आगे बढ़ाया जाए। एक रिकैप लेते हुए, तो मेरा 5 मिनट का आज का सेशन होगा। जो मैंने कल पढ़ाया था उस पर रिकैप लूँगा। बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग मैं कमेंट मैं जब देख रहा था तो बहुत सारे लोग कल जुड़े थे और बहुत अच्छा लगा। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं पुराने जो हमेशा रहते हैं, साकेत हैं, महिमा हैं, गीता है, बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे नाम मैं लूँगा तो टाइम वेस्ट चला जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आता रहता है। लेकिन हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे आर्टिकल नंबर 76 आर्टिकल्स के ऊपर चर्चा कर रहे थे। आज उसके ओवरव्यू पर हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर देखेंगे। तो सबसे पहला मैं ये बताया था पिछले क्लास में कि भारत में जो महान्यायवादी की चर्चा है वो आर्टिकल नंबर 76 पर है, अनुच्छेद नंबर 76 पर है। और अनुच्छेद 76 में भी कई क्लॉज है, 1, 2, 3, 4। तो क्लॉज नंबर 1, 76 का क्लॉज नंबर 1 कहता है कि राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति के रूप में वैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी को नियुक्त करेगा, है ना। राष्ट्रपति महान्यायवादी को नियुक्त के रूप में वैसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। जिसे भी ये क्लास पिछले क्लास से आगे का हिस्सा है, तो जिसका भी अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का क्लास छूट गया होगा, पिछला वीडियो देखेंगे उसके बाद इसे समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स मैंने उसमें बताया। तो आर्टिकल नंबर 76 के क्लॉज 1 में आपको महान्यायवादी की नियुक्ति की बातें की गई हैं। क्या कही गई है कि द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन, है ना, राष्ट्रपति वैसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा हु इज जो क्वालिफाइड टू बी द अपॉइंटेड अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति वैसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा किसके रूप में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन, राष्ट्रपति व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो कि हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त होने की योग्यता रखता हो
वह भारत के महान्यायवादी के रूप में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त हो सकता है। और वैसे व्यक्ति को द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन टू बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के न्यायवादी महान्याय। तो इसका मतलब मैं कल बताया था, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल नंबर 76 के क्लाउज 1, तो 1 में नियुक्ति हो गया। और सेकंड कहता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति जब हो गया, हिंदी में भी यहां मैंने लिखा है, तो उस सेकंड कहता है अनुच्छेद 76 का 2 कहता है, आर्टिकल नंबर 76 का क्लाउज 2 कहता है कि जब नियुक्त हो गया तो उसके कार्यों के ऊपर चर्चा कर ले कि महान्यायवादी कार्य क्या करेगा। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार के उन विषयों पर, अटॉर्नी जनरल भारत का महान्यायवादी भारत सरकार को उन विषयों पर कानूनी सलाह देगा जो विषय प्रेसिडेंट के द्वारा महान्यायवादी को दिए जाएंगे। अर्थात इट इज द ड्यूटी टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टू गिव द एडवाइस एंड सजेशन टू द गवर्नमेंट which was referred by the president of India, which is referred by the president, which are referred by the president of India. It is the duty, it is the compulsory duty, it is the legal duty to the Attorney General of India. क्या है? To give the advice to the government of India, which are referred by the legal subject by the president, which are referred legal subject by the president to the Attorney General of India. तो भारत का कहता है क्या? It shall be the duty of the Attorney General, it shall be, यह अटॉर्नी जनरल की ड्यूटी होगा, कर्तव्य होगा, टू गिव एडवाइस, सलाह देना, किसे? टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार को। किस चीज में सलाह देगा? अपॉन सच लीगल मैटर, वैसे विधिक विषयों पर जो विच आर रेफर्ड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट, जो उसे सौंपे गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अर्थात महान्यायाधी राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए विधिक विषयों पर भारत सरकार को कानूनी सहायता सलाह देगा। यानी कि ड्यूटी का कौन सा अनुच्छेद हुआ? 76 का क्लॉज 2। फिर हम सारे आर्टिकल्स को मिलाकर पढ़ेंगे। फिर आर्टिकल नंबर 76 का क्लॉज 3 का कहता है कि उसका अधिकार क्या होगा। ठीक है, ड्यूटी तो है, उसका कर्तव्य है कि ये कार्य करेगा, लेकिन कार्य करेगा तब जब उसका कुछ अधिकार हो। कहाँ करेगा, कहाँ नहीं करेगा। तब पहले में हमने कह दिया कि उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, और दूसरे में काम बता दिया कहाँ काम करेगा। तो 1 2 3, 1 में हमने उनको बैठा दिया, 2 में उनको काम बता दिया, 3 में कह रहे हैं कि आप कहाँ कहाँ काम करेंगे। याद रखिएगा एकदम बढ़िया से, 1 में बैठा दिया, 2 में काम दे दिया। कहाँ? तो इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, वो अपने कार्यों में है ना, इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी द अटॉर्नी जनरल शैल हैव राइट ऑफ ऑडियंस इन द कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत का जो महान्यायवादी होगा, हिंदी में देख लीजिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले समस्त न्यायालयों में वो भारत सरकार के मुकदमे की पैरवी कर सकता है, उसमें बैठ सकता है, उसके कानूनी प्रक्रिया में भाग ले सकता है। तो ये क्या उसका अधिकार होगा, ये देखिए। फिर उसके बाद चौथे में जो यहां से मुझे शुरू करना था कि द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब आपको उसको कार्य क्षेत्र जगह भी बता दिए। अब जगह बता दिए तो बताइए कि कितना दिन तक वो बैठेगा, अपने पद पर कितना दिन तक रहेगा। तो देखिए, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, जितने भी संवैधानिक संस्था हैं, उसमें 2 तरह का चीज है। या तो संवैधानिक आप पद पर बैठ गए चेयर पर, तो उसमें 2 ही तरह का पूरे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है। और पहला प्रोविजन है कि आपका या तो एज 62 हो या 65 हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों के रूप में एज 65 है, 65 साल, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी है। या फिर आपका टर्म ऑफ ऑफिस, कार्यकाल निश्चित किया गया कि आप 5 साल तक रहेंगे या 6 साल तक रहेंगे। जैसे सीएजी 6 साल तक है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो कितने साल तक है? 6 साल तक है। सीएजी 6 साल तक है। या फिर उसका एज पहले कंप्लीट हो जाए 65 साल, विच एवर अर्लियर, या उसका 65 साल हो जाए या फिर उसका 6 साल पूरा हो जाए। दूसरा, जैसे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का एज लिमिट नहीं है कि कितने उम्र तक रहेंगे, लेकिन उनका टर्म ऑफ ऑफिस
लिमिट है कि वो अपने 5 साल तक कार्यकाल पर रहेंगे। उसी तरह से लोकसभा के मेंबर का 5 साल है, राज्यसभा के मेंबर का 6 साल है। तो इस रूप में आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ों पर उनका कार्यकाल फिक्स है। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायाधीश या राज्यों में एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, महाधिवक्ता का कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है। न तो उनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या 5 साल 4 साल रहेंगे और न ही उनका अपर एज लिमिट। तो महान्यायाधीश का कोई भी कार्यकाल फिक्स नहीं है कि आप कितने साल तक रहिएगा, न आपका ही एज फिक्स है। इसलिए वो टर्म ऑफ द एज ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल होल्ड ऑफिस, वो अपने पद पर बना रहेगा। महान्यायाधीश अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि राष्ट्रपति की इच्छा है। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। महान्यायाधीश अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि राष्ट्रपति की इच्छा, अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अगर इसको लिखा जाए हिंदी में तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इस वर्ड का अंग्रेजी हिंदी होता है कि प्रसाद पर्यंत, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रसाद पर्यंत। ठीक है, तो द महान्यायाधीश, भारत का जो महान्यायाधीश है ना, शैल होल्ड ऑफिस, वो अपने पद पर बना रहेगा राष्ट्रपति के प्रसाद, अर्थात महान्यायाधीश अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहेगा। ये कहता है अनुच्छेद 76 का 4। तो पहले में 1 में नियुक्त किया, 4 में हटाया। 1 में अपॉइंट किया और 4 में क्या किया, उनको हटने का प्रोसेस बताया। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत महान्यायाधीश रहेगा। इसका मतलब है प्रसाद पर्यंत, है ना, न 5 साल बोला और न 65 साल बोला। इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हुआ कि द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल इज नॉट फिक्स। अगर प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब हुआ कि द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल इज नॉट फिक्स्ड, वो उसका समय निर्धारित नहीं है, फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। उनका संविधान के अनुसार कोई भी टर्म निर्धारित नहीं है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये हुआ, फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड्स फॉर हिज रिमूवल। इसका मतलब है कि संविधान में इसको लेकर अटॉर्नी जनरल को हटाने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है, जैसे प्रेसिडेंट तक को हटाने के लिए प्रोविजन है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को आर्टिकल 61 के द्वारा महाभियोग लगाकर, इम्पीचमेंट लगाकर संसद के द्वारा प्रस्ताव पास करके हम उनको हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो उनकी कब तक बने रहेंगे, मतलब एक ही तरीका है कि राष्ट्रपति उनको हटा दे, या दूसरा तरीका है वो कि अपना त्यागपत्र दे दे। तो द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब इट मींस क्या हुआ था कि द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट फिक्स, उनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। अर्थात फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड फॉर हिज रिमूवल। इसका मतलब यह है कि द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ नॉट फिक्स एंड फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन, है ना, द प्रोसेस रिगार्डिंग द रिमूवल, है ना। तो इस तरह से आपको, तो ये चौथा हो गया कि द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल ऑफिस, वो अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे। इट मीन्स दैट ही मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे। इट मीन्स ही इज रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, अर्थात वो राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार वो हटाए जा सकते हैं। और जानते हैं आप कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। अनुच्छेद 75 में हमने बात किया था, 74 में। और इसलिए जब सरकार बदलती है तो एक नए मंत्रिपरिषद का गठन हो जाता है, एक नए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गठन होता है। तो वह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को रिक्वेस्ट करता है कि हमारा महान्यायाधीश इनको हटाया जाए और इनको नियुक्त किया जाए। वैसे स्थिति में महान्यायाधीश अपना प्रतिष्ठा के अनुसार जैसे ही सरकार बदलती है वो खुद त्यागपत्र, रिजिग्नेशन लेटर दे देता है, और नहीं देगा तो बाद में राष्ट्रपति को बर्खास्त करना पड़ेगा। तो महान्यायाधीश को 2 तरह से हट सकता है। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं महान्यायाधीश का फंक्शनल। ये 4 पॉइंट आपको हो गए, ठीक है। देखिए,
एक एक वर्ड लेके चलते हैं। तो समझिए, सबसे पहले जो महान्यायवादी वर्ड है, महान्यायवादी, महान्यायवादी ये वर्ड क्या होता है? अब एक कॉन्स्टिट्यूशन के लैंग्वेज से हटकर एक व्यवहारिक किताबों के लैंग्वेज में आते हैं। तो देखिए, जो महान्यायवादी होता है एक विधिक अधिकारी है। क्या है? विधिक, एक विधिक अधिकारी है, लीगल ऑफिसर या विधिक पोस्ट है, विधिक पद, लीगल पोस्ट है। ये क्या है? लीगल पोस्ट है। और समझिए कि देखिए, महान्यायवादी है, इस पद को लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। किसके संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन से। ये ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री फंक्शन, ब्रिटेन के इंस्टीट्यूशन से ये आया है। लेकिन समझिए कि जो महान्यायवादी होता है वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट का मेंबर होता है। महान्यायवादी ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ब्रिटिश संसद का सदस्य होता है। महान्यायवादी ब्रिटिश संसद का क्या होता है? ब्रिटिश संसद का सदस्य होता है। महान्यायवादी ब्रिटिश संसद का सदस्य होता है। भारत में क्या होता है? ये भारत के संसद का सदस्य नहीं होता है। महान्यायवादी भारत के संसद का सदस्य नहीं होता है। महान्यायवादी भारत के संसद का सदस्य नहीं होता है। लेकिन अनुच्छेद 88 में यह चर्चा है। किस आर्टिकल में चर्चा है? कि अनुच्छेद 88 में कि जो भारत का जो अटॉर्नी जनरल है वह संसद के बैठक में भाग ले सकता है। संसद के बैठक में भाग ले सकता है, संसदीय समितियों की भी बैठक में भाग ले सकता है। वो लोकसभा में भाग बैठ सकता है, राज्यसभा में बैठ सकता है और पार्लियामेंट्री कमेटी के भी सेशन में वो मीटिंग में बैठ सकता है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के पार्लियामेंट या इस सेशन में बैठ भी सकता है और उसमें बोल भी सकता है, भाषण भी दे सकता है, अपने मत को रख भी सकता है। लेकिन जब जब किसी विषय पर कोई बिल आएगा या कोई विधेयक आएगा या कोई मोशन आएगा या कोई प्रस्ताव आएगा और उस विषय पर जब जब वोटिंग होगा, जब जब मतदान होगा, तो उस वोटिंग प्रक्रिया में भारत का अटॉर्नी जनरल वो भाग नहीं लेगा। अनुच्छेद 88 कहता है कि संसद के समिति अर्थात लोकसभा, राज्यसभा में भारत का महान्यायाधीश संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है। अनुच्छेद 78 अर्थात अनुच्छेद 76 महान्यायवादी से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? महान्यायवादी से अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 88 और एक और अनुच्छेद है 143 कि जो सुप्रीम कोर्ट के मैटर में जब महान्यायवादी से कुछ राष्ट्रपति को सलाह चाहिए तो डायरेक्ट अनुच्छेद 143 से भी राष्ट्रपति महान्यायवादी सलाह दे सकता है या न्यायपालिका की बातों को समक्ष रख सकता है। तो अनुच्छेद 88 कहता है कि महान्यायवादी संसद में बैठ सकता है और अनुच्छेद 143 का जो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और महान्यायवादी के बीच में एक रिलेशन बताता है। तो सबसे पहला कि महान्यायवादी का पद कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया, ब्रिटेन के संसद से लिया गया। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है और ब्रिटेन का महान्यायवादी संसद का सदस्य होता है। भारत का ब्रिटेन का महान्यायवादी संसद में बैठ सकता है, भारत का भी बैठ सकता है। ब्रिटेन का महान्यायवादी संसद में कोई भी बिल आएगा तो वो वोट दे सकता है। क्या कर सकता है? वो वोट दे सकता है। भारत का महान्यायवादी नहीं दे सकता है। ठीक है ना? ब्रिटेन का इस तरह से, और भारत के महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रह सकता है। तो आप समझ रहे हैं। तो भारत का जो महान्यायवादी होता है वो भारत सरकार का सबसे प्रथम फर्स्ट लीगल ऑफिसर होता है, प्रथम विधि अधिकारी होता है। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी भारत का देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, उसके बारे में और हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, ये ब्रिटेन से हमने जोड़ के बताया। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति तो हम पहले देख चुके हैं कि भारत के महान्यायवादी वही व्यक्ति नियुक्त होगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज होने की नियुक्ति की योग्यता रखता हो। तो सुप्रीम कोर्ट के जज होने की नियुक्ति की योग्यता क्या है? कि भारत का सिटीजन हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता क्या है? कि वो हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक जज रह चुका हो। तीसरी योग्यता, और या फिर ये नहीं हो तो या वो 10 वर्ष में हाई कोर्ट में, कोई जरूरी नहीं कि एक ही हाई कोर्ट हो, डिफरेंट भी हो सकता है, हाई कोर्ट में
वकालत कर चुका हो, या चौथा है कि या सरकार के नज़र में वो बहुत बड़ा विधि विशेषज्ञ हो, बहुत बड़ा विधि विशेषज्ञ हो, कानूनी जानकार। तो लगभग जितने अभी तक महान्यायवादी बने हैं वो या तो विधि विशेषज्ञ रहे हैं या वो बहुत बड़े वकील रहे हैं। जस्टिस जो रह चुके उसमें बहुत कम ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो मैं कुछ और टॉपिक देखता हूं। तो ठीक, तो इस रूप में विधि विशेषज्ञ क्लियर है। तो ये आपका उनका था। महान्यायवादी का जो वेतन नियुक्ति, राष्ट्रपति इनका वेतन कोई निश्चित नहीं है। महान्यायवादी का वेतन भत्ता निश्चित नहीं है, और सीधे सीधे लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति निर्धारित करे, जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। ठीक है। महान्यायवादी की नियुक्ति में एक चीज और है, जो महान्यायवादी का अपॉइंटमेंट है, मैंने बार बार कहा कि राष्ट्रपति करता है, लेकिन महान्यायवादी की नियुक्ति अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति डायरेक्ट नहीं करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति में राष्ट्रपति हमेशा से अपने मन से नहीं करता है, बल्कि महान्यायवादी की नियुक्ति प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद के सलाह से करता है, मंत्री परिषद के सलाह से। अर्थात जब कोई सरकार बनेगी तो वो अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के नियुक्ति के लिए वो राष्ट्रपति के पास क्या भेजेगा, वो राष्ट्रपति के पास नाम भेजेगा, और उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट करेगा। यानी कि महान्यायवादी को अभी तक जो आर्टिकल में जिस तरह से हम पढ़ रहे थे उससे थोड़ा सा आपको डिफरेंस नजर आ रहा है। निश्चित रूप से आर्टिकल नंबर 76 का क्लॉज 1 में नियुक्त करेगा, लेकिन कैसे नियुक्त करेगा वो फंक्शन बता रहे हैं कि महान्यायवादी उसी को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिस नाम को रिकमेंडेशन करेगा। अर्थात जिसकी सरकार है, जो प्रधानमंत्री जिसकी सरकार है, उसी का महान्यायवादी रहेगा, उसी का महान्यायवादी रहेगा। मान लीजिए कि 5 साल पूरा हो गया और सरकार बदल गया, सरकार क्या हुई, सरकार बदल गई, तो महान्यायवादी ही बदल जाता है। देखिए समझिए, सरकार अगर बदल गई तो क्या होगा, तो महान्यायवादी अपने पद से रिजाइन दे देता है। क्यों? ऐसे तो कहा गया कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है। लेकिन मैंने बताया कि वह मंत्रिपरिषद के सलाह से राष्ट्रपति कार्य करता है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह एंड एडवाइस से कार्य करता है। तो मान लीजिए कि सरकार बदल गई, दूसरी सरकार आ गई, तो राष्ट्रपति को लिख के देगा कि महान्यायवादी के रूप में इस व्यक्ति को नियुक्त करिए। तो वैसी स्थिति में सलाह आ गया कि दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करो। तो इसीलिए इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए जैसे ही सरकार परिवर्तित होता है, महान्यायवादी जो रहता है वो क्या करता है, अपना रेजिग्नेशन लेटर राष्ट्रपति को दे देता है। अगर नहीं देता है तो फिर तो अनुच्छेद 75 में लिखा हुआ है कि वह प्रसाद पर्यंत रहेगा। एक में नियुक्ति था और चौथा में हटाने का था। तो 76 के 4 में क्या लिखा, अपने ऑफिस पर प्रसाद पर्यंत रहेगा, अपने होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो अगर नहीं हटेगा तो राष्ट्रपति क्या कहेगा कि हटा देगा, बर्खास्त कर देगा। इसलिए जनरली देखते होंगे सरकार चेंज होने के बाद अटॉर्नी जनरल अपना रिजिग्नेशन देता है। अगर सरकार किसी की 10 साल रहे तो अटॉर्नी जनरल 10 साल भी रह सकता है, अगर कोई दिक्कत ना हो तो। इस प्रकार से ये महान्यायवादी का जो इंटरनल फंक्शन था वो था कि सरकार को चेंज होते ही वो त्याग पत्र देता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रूप में। दूसरा चीज कि अगर महान्यायवादी अपने पद से मुक्त हो जाता है, जब वो अपने पद से हट जाता है तो किसी भी हाई कोर्ट में जाकर वो मतलब वकील का, लॉयर का काम नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है लेकिन हाई कोर्ट में नहीं करेगा। एक चीज और है कि चूंकि महान्यायवादी बहुत ज्यादा सरकारी कर्मचारी तो होता है, लेकिन महान्यायवादी वो सरकार के खिलाफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर रहने के, चूंकि वो एक वकील होता है, इससे सरकार के खिलाफ किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार के मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकता। हाँ, इस बीच में वो अपना पर्सनल जो केस है उसके लिए सुप्रीम मतलब किसी जैसे कोई वकील अपने खेत जमीन जायदाद लड़ाई, उसके लिए वो अपना केस की सुनवाई जारी रह सकता है, लेकिन ऐसे कोई भी मुकदमे में सरकार के खिलाफ वो पैरवी नहीं कर सकता, सरकार के खिलाफ सुनवाई में नहीं जा सकता, वो कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंडेड है।
ठीक है, रिटायर होने के बाद वो हाई कोर्ट में वकालत नहीं करेगा बल्कि सुप्रीम कोर्ट में करेगा। और ये सामान्यतः ये माना जाता है कि महान्यायवादी चूंकि बहुत बड़ा पोस्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर उसकी मतलब योग्यता होती है, इसलिए वो बाद में किसी तरह का लाभ के पद पर एक व्यवहारिक रूप से देखा जाता है कि वो नहीं रहेगा। बाकी कुछ संवैधानिक पोस्ट उसको दिया जाएगा, जैसे वित्त आयोग रह सकता है ना, फाइनेंस कमीशन ले सकता है, विधिक आयोग लॉ कमीशन का अधिकतर बार महान्यायाधीश, जैसे एमसी शीतलवाड़ा। एमसी शीतलवाड़ा भारत के प्रथम महान्यायवादी थे, लेकिन एमसी शीतलवाड़ा भारत के प्रथम फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे और वो फर्स्ट लॉ कमीशन के भी चेयरमैन थे। वो प्रथम विधि आयोग के भी अध्यक्ष रहे थे। फर्स्ट लॉ कमीशन जो भारत में आजादी के बाद हुआ उसके भी मतलब एमसी शीतलवाड़ा थे। तो इस प्रकार नहीं सोचता, बहुत सारे और इस तरह की चीजें हैं महान्यायवादी के बारे में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। इस तरह के भारत के प्रथम महान्यायवादी के बीच में हम चर्चा करें कि तो वो कौन थे, तो एमसी शीतलवाड़ा थे। एमसी शीतलवाड़ा थे जो 1950 से लेकर 1963 तक थे। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, भारत के प्रथम न्यायवादी, इस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ा एमसी शीतलवाड़ा पर एक क्लास रखकर। भारत के प्रथम महान्यायवादी एमसी शीतलवाड़ा थे। इनके पिताजी बहुत बड़े वकील थे, हीरालाल शीतलवाड़ा ऐसे नाम था, और ये 1950 से लेकर 1963 तक थे। भारत के दूसरे महान्यायवादी सिक्के दफ्तरी थे। भारत के दूसरे महान्यायवादी कौन थे, सिक्के दफ्तरी। इस तरह से बहुत सारे महान्यायवादी थे, सिक्के दफ्तरी थे। भारत के दूसरे महान्यायवादी कौन थे, सिक्के दफ्तरी थे। और इस तरह से आप ले सकते हैं, है ना। एक और महान थे, नीरेन थे तीसरे। चौथे थे सीवी गुप्ता थे। चौथे कौन थे, सीवी गुप्ते थे। इस तरह से बहुत सारे महान्यायवादी हैं। लेकिन भारत से अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा दिनों तक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर कौन रहा, तो वो आप क्या कहेंगे, एमसी शीतलवाड़ा। सबसे ज्यादा दिन तक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर कौन रहा, तो एमसी शीतलवाड़ा। तो लिख लीजिएगा, पहले महान्यायवादी थे, लिखा हुआ नहीं है, एमसी शीतलवाड़ा थे पहले न्याय सबसे ज्यादा दिन तक, ठीक है ना। भारत के सबसे ज्यादा दिन तक महान्यायवादी आप लिख लीजिएगा एमसी शीतलवाड़ा थे। एमसी शीतलवाड़ा थे भारत के सबसे लंबे समय तक, और ये लगभग 1950 से लेकर 1963 तक थे। तो इस प्रकार से महान्यायवादी के रूप में हम देख रहे हैं 1950 से लेकर कब तक थे, फिर उसके बाद एक और महान्यायवादी थे, पराशर थे, के पराशर। फिर एक और महान्यायवादी आपको बहुत चर्चित नाम है, सोली सरोब जी। इस तरह से महान्यायवादी बनते रहे। और ये अगर लास्ट अभी 3 महान्यायवादी की बात करें तो अभी वर्तमान में कौन है, अभी वर्तमान में 15वें महान्यायवादी के रूप में दिख रहा होगा, 15वें महान्यायवादी के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल। और फिर 14वें महान्यायवादी के रूप में कौन कौन थे, आप मुकुल रोहतगी कौन थे, मुकुल रोहतगी। ठीक इसके पहले 13वें महान्यायवादी के रूप में कौन थे, गुलाम अहमद वाहनवती जो थे, ये 13वें। और ये देश के प्रथम, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये फर्स्ट मुस्लिम अटॉर्नी जनरल थे। कैसे थे, ये देश के फर्स्ट मुस्लिम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे, ठीक है। सोली सरोज के बाद जी रामास्वामी बने। फिर उसके बाद एक मिलन थे, ये 2 बार महान्यायवादी बने। सोली सरोज भी 2 बार महान्यायवादी बने। मिलन के बाद अगर देखिएगा तो अशोक देसाई हैं। अशोक देसाई के बाद अगर देखिएगा तो 9वां के बाद फिर आपको मिलन है। और फिर देखिएगा तो मिलन के बाद फिर अशोक देसाई के बाद देखिएगा फिर सोली सराब जी हैं। अशोक देसाई के बाद सोली सराब जी हैं, और फिर उसके बाद कौन है, मिलन है। इस तरह से बहुत सारे महान्यायवादी हैं, मिलन है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे प्रथम फर्स्ट महान्यायवादी कौन थे, एमसी शीतलवाड़ा। दूसरे कौन थे, सिक्के दफ्तरी। और उसके बाद सिक्के दफ्तरी के बाद कौन थे, मिलन थे, है ना। सिक्के दफ्तरी के बाद कौन थे, एक नीरन डे थे, है ना। पहले
MC सीतलवाड़ा, दूसरे सीके दफ्तरी, तीसरे नीरन डे थे, चौथे एलन सिन्हा थे, इसे याद नहीं करना, चौथे नीरन डे थे, चौथे एलन सिन्हा, पांचवे के परासन थे, छठे सोली सराब जी। अब समझिए जो सोली सराब जी हैं ये सबसे कम दिन तक महान्यायाधीश रहने वाले, सबसे कम दिन तक महान्यायाधीश कौन रहा? सोली सराब जी। सोली सराब जी के बाद जी रामास्वामी बने, उसके बाद मिलन बने, उसके बाद अशोक देसाई, और अशोक देसाई के बाद सोली सराब जी फिर बने। यानी सोली सराब जी छठे महान्यायाधीश भी थे और सोली सराब जी 10वें महान्यायाधीश, और मिलन फिर 11वें महान्यायाधीश के बने। एक कोई और बनेगा, मुझे नाम नहीं याद रहा है, ठीक है। सीवी गुप्ते थे, हाँ एक सीवी गुप्ते छूट गया है, तो सीवी गुप्ते, यहाँ पर सीवी गुप्ते हो गया। फिर 13वें महान्यायाधीश जी गुलाम मोहम्मद वाहनवती, फिर 14वें मुकुल रोहतगी, और वर्तमान में जो हमारे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं वो के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल। तो इस तरह से पहले महान्यायाधीश MC सीतलवाड़ा, अब क्लास मेरा खत्म हो रहा है। दूसरे महान्यायाधीश MC सीतलवाड़ा 1950 से हम कुछ महान्यायाधीशों को आपको चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक इंडिविजुअल चर्चा करेंगे। दूसरे महान्यायाधीश सीके दफ्तरी, तीसरे महान्यायाधीश आपको नीरन डे, चौथे महान्यायाधीश सीवी गुप्ते, और उसके बाद 5वें महान्यायाधीश एलन सिन्हा, छठे हो गए के परासन, 7वें हो गए सोली सराब जी की जो सबसे कम दिन तक महान्यायाधीश रहे और ये 2 बार रहे। फिर जी रामास्वामी रहे, फिर मिलन रहे, फिर अशोक देसाई के बाद फिर सोली सराब जी, और सोली सराब जी के बाद फिर मिलन थे, फिर उसके बाद गुलाम मोहम्मद वाहनवती, मुकुल रोहतगी और के वेणुगोपाल। ये अभी वर्तमान में के वेणुगोपाल याद रखिएगा। प्रथम महान्यायाधीश MC सीतलवाड़ा याद रखिएगा, सबसे ज्यादा दिन तक। प्रथम मुस्लिम महान्यायाधीश गुलाम मोहम्मद वाहनवती याद रखिएगा, वर्तमान में के वेणुगोपाल याद रखिएगा। धन्यवाद, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं।